खबर कानपुर देहात से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष अपने पैतृक गांव सिठौपुरवा में श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मणी विवाह में सपरिवार पहुंचे, जहां भारी संख्या में किसान पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर मां भागवती के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। 8 फरवरी को यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन और फार्मासिस्ट महाकुंभ समिट 2025 की बैठक का गांधी सभागार कैसरबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। चिकित्सा सार फार्मेसी संवर्ग की जागरूकता के लिए और समस्त फार्मासिस्ट साथियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। स्वास्थ्य उपकेंद्र, डॉट सेंटर, वार्ड इत्यादि में फार्मासिस्ट के पद सृजित कर फार्मासिस्ट को नियुक्ति देने के लिए नवनिर्वाचित सरकार के मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की रूपरेखा तैयार की गई। फार्मेसी प्रैक्टिस और रेगुलेशन एक्ट 2015 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु प्रयास के लिए सरकार से मिलने की एक टीम गठित की गई है। प्रदेश में यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के विस्तार करते हुए 55 जिलाध्यक्ष और 10 मंडल अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। इस बैठक में कई वरिष्ठ लोगों सहित जिला कार्यकारिणी के सदस्य और हजारों फार्मासिस्ट और छात्र मौजूद रहे। राकेश मिश्रा सर, यूनाइटेड वेलफेयर फार्मेसी एसोसिएशन में हम लोग एज ए मेंबर और फार्मासिस्ट भी मैं हूँ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करता हूँ डिस्ट्रिक्ट आर्गन। और आज इस कार्यक्रम में हम सभी साथियों की सक्रिय रूप से भागीदारी है। तो आगे जो आपको सर, जो आज का अधिवेशन है सर, किन किन मुद्दों को लेकर के और किन चीज़ों को, अहम मुद्दे क्या हैं जिसको आज लेकर के अधिवेशन में आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हुए? देखिए, आपको पता है ये पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा संगठन है और ये संगठन एक निस्वार्थ भाव से और स्वास्थ्य के सेक्टर में और बड़ी तन्मयता से और बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहा है। तमाम संगठन हैं, तमाम संगठनों के लिए सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है और उनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाया है। लेकिन कहीं न कहीं फार्मासिस्ट का जो हमारा एक जो समाज है, इस जो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का जो समाज है, इस समाज की जो आवाज़ है, इस आवाज़ को कहीं न कहीं अनसुना करने का काम किया जा रहा है। आखिरकार जो भी हर सेक्टर के लोग हैं, उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी बातों को समझा जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। आखिरकार हमारी बातों को अनसुना क्यों किया जा रहा है? हम कितनी विषम परिस्थितियों में, चाहे कोरोना का कर रहा हो, चाहे कोई गंभीर से गंभीर, जब भी हमारे देश में विषम परिस्थितियों में फार्मासिस्ट के लोगों ने बेहतरीन काम किया है और बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम किया है। हमारी सरकार से मांग है, प्रदेश की सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि जो भी हमारी मांग है हमें उचित सम्मान दिया जाए। हमें जो भी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें उचित तरीके से सम्मान देने का काम हो, भर्तियाँ निकाली जाए। भर्तियों के साथ साथ जो उचित उनका एक हमारा फार्मासिस्ट का जो पद होता है, उनको सभी लोगों को, तमाम हमारे नौजवान साथी हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसियाँ निकाली जाए और उनको सभी लोगों को समावेश किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। सर, जो भी आपने अपनी समस्याएं बताई हैं, जो भी दिक्कतें बताई हैं, क्या सर इन मुद्दों को लेकर के कोई भी ज्ञापन आपने किसी अधिकारी या किसी मंत्री को दिया है? नहीं, ज्ञापन दिया गया है और आगे भी, चूँकि मैं सत्ता पक्ष में हूँ, मैं ज़रूर अपने संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी और भी माननीय प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, हम अपने सभी साथियों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर के जितनी भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांगे हैं, उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग जल्द ही उनसे मुलाकात करें।
सर, जिस तरीके से आपने एक फार्मासिस्ट महाकुंभ का समिट का एक आपने एक छोटा सा लगा रखा है सर, इस फार्मासिस्ट और महाकुंभ से सर क्या मकसद है? ये छोटा सा नहीं है, ये जितने हमारे साथी बैठे हैं ये प्रदेश के नहीं हैं, ये पूरे देश के लोग हैं। आज ये जो संख्या है, ये संख्या कभी आपको आज हज़ारों में ये संख्या धीरे धीरे हज़ारों लाखों बनेगी और ये एक आवाज़ बन के उभरेगी। ये पूरे प्रदेश और देश में एक आवाज़, फार्मासिस्टों की एक आवाज़ बन के उभरेगी और तब आपको समझ में आएगा कि आज ये बैनर छोटा नहीं है, एक आवाज़ है, ये हमारे साथियों की आवाज़ है। आवाज़ कभी छोटी नहीं होती है, आवाज़ बहुत बड़ी होती है। आज आवाज़ के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी साथी यहाँ से संकल्प लेकर के हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो संस्थापक जी लोग हैं, हमारे जो माननीय जो अतिथि लोग जी लोग आए हैं, सबके विचारों को लोग ले करके एक आवाज़ बन करके एक पूरा अभियान बन चलाया जाएगा, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का। ठीक है, थैंक यू सर। लखनऊ चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी ने 8 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूनियन बजट 2025 और 26 के विषय पे गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में दिल्ली से आए प्रसिद्ध सीए कपिल गोयल, गौरव गुप्ता और सीए जतिन श्रीवास्तव ने लोगों को बजट में आए बदलावों के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य ने शिरकत की। गोष्ठी में सोसाइटी के प्रेसिडेंट इत्यादि उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी पर्सनल चार्टर्ड एसोसिएशन का फंक्शन था सर, आपका क्या क्या प्रोग्राम है वो बताइए। ये लखनऊ सी सोसाइटी है, 26 ईयर ओल्ड सोसाइटी। तो हम लोग हर साल पब्लिक टॉक करते हैं यूनियन बजट पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बजट निकालती है अपना 1 फरवरी को, उसमें फिर हम पब्लिक टॉक करते हैं। इसमें हम सारा जीएसटी का एस्पेक्ट, इनकम टैक्स का एस्पेक्ट और ओवरऑल इकॉनमी पे इस बजट का क्या इम्पैक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम डिफरेंट स्पीकर्स हमारे यहाँ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना डिलिब्रेशन देते हैं। सर लगभग आज जो जितने भी सीए या चार्टर्ड अकाउंट हैं लगभग लखनऊ से हैं और कहाँ से हैं? इसमें मैक्सिमम लोग लखनऊ से ही हैं क्योंकि हमारा इवेंट लखनऊ को ही ओरिएंटेड होता है, बट काफ़ी लोग कानपुर से भी आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं। स्पीकर जितने हैं हमारे सब बाहर से आए हैं। सर आप बात करें आज की कॉन्फ्रेंस में तो किन मुख्य मुद्दों पे चर्चा हुई? क्या सबसे मेन चर्चा हमारी पहले इकोनॉमी पे थी, जो हमारा बजट था उसका इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, सेक्टर वाइज हर एक सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, ऑटोमोबाइल पे क्या इम्पैक्ट आया, उसका एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट आया और ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था कैसे इंप्रूव होगी इस बजट की वजह से। सर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन रहे? संजय सेठ सर हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है राज्यसभा से और जो शालीमार के ओनर भी हैं। सर 2025-26 का जो बजट है उस बजट के बारे में आप की राय क्या है, क्या कहना चाहिए? 2025-26 का बजट काफ़ी अच्छा बजट है। वैसे गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को बहुत ही राहत दी है, उन्होंने टैक्स स्लैब्स को बहुत रिलैक्स किया है। ओवरऑल जो एक 30% के ऊपर की रेट 15 लाख तक बहुत सालों से टिकी हुई थी, सो गवर्नमेंट ने इंक्रीज 24 लाख को बढ़ाया है। तो मिडिल क्लास को होपफुली बहुत राहत मिलेगी और टैक्स बर्डन कम होगा। सर जो लोअर क्लास और अपर क्लास को लोग कह रहे हैं ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, इसकी क्या वजह है? लोअर क्लास को बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास को बेनिफिट नहीं है। सरकार ने 1 लाख रुपये पर महीने के लिए जो इनकम है उनको बेनिफिट दिया है, तो उसमें लोअर क्लास भी कवर्ड है और जीएसटी में भी काफ़ी राहत मिली है। कई चीज़ों में जीएसटी के टैक्स रेट कम किए गए हैं, तो वो लोअर क्लास को इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा। सर क्या अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के द्वारा? अवेयरनेस के लिए मैसेज यही है कि आप लोग अपना जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको देख के अपने ITRs को फाइल करें। और कई जगह बहुत जगह यूट्यूब्स पे या न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादातर यूट्यूब पे बहुत जगह गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, तो उस चक्कर में ना फंसें। अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, CAs हों, उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद ही अपनी टैक्स प्लानिंग करें। 8 फरवरी को समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस देवाग लखनऊ के समर्पण में लैंप लाइटनिंग एंड ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2024 और 25 में नव प्रवेशित नर्सिंग छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को नर्सिंग की वाई हेतुर्दिक क्षेत्र सुनने के लिए प्रेरित किया गया। 7 फरवरी को स्थान संस्थापक प्रोफेसर उदय लीवर पर लिखी गई पुस्तक द डस्ट एज 1000 समर्स के बारे में अवगत कराया गया और सभी अतिथियों द्वारा अनकही बात पुस्तक का विमोचन किया गया। समर्पण द्वारा इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न अस्पतालों से चयनित 8 नर्सिंग ऑफिसर्स को पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में आज सर हमारे साथ मौजूद है RS दुबे सर। सर जो आज का कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आज लैंप लाइटिंग एंड ओथ सेरेमनी टेकिंग का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग BSc फर्स्ट ईयर, GNM फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर के बच्चों का
लाइमलाइटिंग करते हैं और बच्चे ओथ लेते हैं कि किस तरह से अपने प्रोफेशन में घुसने के बाद इस नर्सिंग सेवा में अपना कार्य शुरू करेंगे और किन किन सब परेशानियों जो आने वाली समस्याओं को उन्हें जागे देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके लिए अपने को तैयार करेंगे। इसको हर वर्ष होता है, इस बार भी आज ही प्रोग्राम हुआ है। इसके साथ ही साथ आज मेरी एक पुस्तक है अनकही बात, जिसका मैंने विमोचन किया है और उस किताब में मैंने अपने जीवन के बारे में बहुत विस्तृत बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि जीवन चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो, अगर आप सच्ची लगन ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप आगे बढ़े हो सकता है। सर कॉलेज में आप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज उनको बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से सर? मैं ये बहुत स्पष्ट बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए लगन, इच्छा शक्ति, दृढ़ता और गोल अपना तय करें कि हमें कहाँ पहुँचना है और उस लक्ष्य पहुँचने के लिए पूरा प्रयास करें। यही मेरा उनके लिए संदेश है। सर आज की बात करें, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी थी, क्या कहना चाहेंगे सर जिन्होंने ओथ लिया, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? उस ओथ में ही एक एक चीज़ लिखी हुई है। अक्सर आपके समय आप देखते हो बहुत आरोप लगते हैं कि भाई ये इलाज में गलती हो गई, ये गलती गलत एलिगेशन लग गया, वो लग गया। तो बच्चे हमारे शुरू से ओथ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह के एलिगेशन को लाइफ बनाने पाएँ। उनके पर्सनल जो विचार हैं, पर्सनल किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, उससे ऊपर उठ करके अपने मरीजों की देखभाल करें, उनकी सेवा करें। सर क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लखनऊ वासियों क्षेत्रवासियों को मैं लखनऊ वासियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय का इंतजार करें और शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सनातन धर्म के क्षेत्र में, अच्छी पढ़ाई के क्षेत्र में हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 29वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेंट रिप्रोडक्शन की 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे इंडिया से और जापान, अमेरिका, लंदन, पेरिस, कतर, दुबई से लगभग 2000 डॉक्टर ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और कई अहम बीमारियों पर चर्चा हुई। नेशनल इनफर्टिलिटी की कॉन्फ्रेंस है और इसमें 2500 के डेलीगेट्स आए हैं दूर दूर से, देश से, विदेश से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, कोई भी ऐसा देश नहीं है। जितने झंडे लगे हुए हैं ना उतने देश के यहाँ लोग आए हैं और मेरा एम यही था कि बाहर की टेक्नोलॉजी हम लाएं और हम लोग बाहर जाने की जगह बाहर से लोगों को बुलाएं, उनसे सीखें और वो टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टर्स अपनाएं, जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो, है ना। ये जटिल समस्या और इसको केवल किताब पढ़ने से ये आएगी नहीं, इसको लोगों के एक्सपीरियंस से, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है उसको सीखने से ही आती है और यही हमारा एम है। मैम मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, उसे छुपाया ना जाए, उसे लोकल दाई, हकीम इनके यहाँ ना जाया जाए, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाया जाए और टाइमली मैरिज हो और टाइमली बच्चा करने का मैं ये कहूँगी। ये नहीं है शादी 30 पे करी पर पहले मैं नौकरी करूँगी और फिर उसके बाद बच्चा करूँगी, तो जब आप 37-38 साल के हो जाओगे तो बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी। तो टाइमली बच्चा करें और स्पेशली एक हमारा स्पेशल सेशन था जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनका कैंसर का इलाज होना है, जिनको रेडियोथेरेपी होनी है, कीमोथेरेपी होनी है, वो अगर उनके बच्चा नहीं है तो रेडियो कीमोथेरेपी के बाद उनको बच्चा होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपना इलाज शुरू करने से 4 दिन के, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो अपने एग या स्पर्म फ्रीज करा लें, जिससे जब वो स्वस्थ हो जाएं तो वो भी अपनी संतान को जेनेटिक पेरेंट्स बन सके अपने आप। थैंक यू।